हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज से हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे। आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th की केमिस्ट्री में 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। ये बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, बच्चे बहुत ही परेशान रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान चैप्टर है और हमारी डेली लाइफ से भी रिलेटेड है इसमें कंफ्यूजन जैसा कोई काम नहीं है, बशर्ते आपको बात ध्यान से सुनना है, समझना है और रिलेट करके चलना है। तो स्टार्ट करते हैं कार्बन के बारे में डिस्कशन। कार्बन क्या होता है? चैप्टर का नेम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। तो पहले हम कार्बन को समझेंगे, तब उसके यौगिक को समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि कार्बन क्या है, कार्बन किसे कहते हैं, कार्बन किसका नाम है। कार्बन के बारे में समझते हैं। जो कार्बन वर्ड है ये एक इंग्लिश वर्ड है। ये कहाँ से लिया गया है? ये लैटिन के कार्बो वर्ड से लिया गया है, कार्बो शब्द से। किस शब्द से लिया गया है? लैटिन में कार्बो। कार्बो से बना है कार्बन। और कार्बो का मतलब क्या होता है? कार्बो का मतलब होता है कोल, कोयला। कार्बो का मतलब होता है कोल, और कोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोयला बोलते हैं। यानी कार्बन कहाँ से लिया गया है? कार्बन एक लैटिन वर्ड कार्बो से बना हुआ है, और कार्बो का मतलब होता है कोल, कोयला। तो ये बात समझ में आई कि कार्बन कहाँ से, कार्बन शब्द कैसे बना है, कहाँ से आया। तो जैसे ही आपने समझा कोयला, तो कोयला तो आप सभी ने देखा है, देखा नहीं होगा तो सुना जरूर होगा कोयला के बारे में। कोयला जलाते हैं, आग बनती है कोयले से, और कोयले की खानों में ही डायमंड रहता है। कोयले की ही तो जटिल संरचना हीरा बन जाती है। कोयले का ही तो दूसरा रूप हीरा है, और कोयला एक कार्बन है। तो हमको क्या बात समझ में आई कि कोयला, जो कार्बन है वो कार्बो वर्ड से बना है, और कार्बो का मतलब होता है कोल, कोयला। यानी कि कार्बन और कोयला एक दूसरे से रिलेटेड है, या हम कह सकते हैं कोयला ही कार्बन है, कोयला ही कार्बन है। केवल कोयला ही कार्बन नहीं है, कार्बन और भी रूपों में पाया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 आप लोगों ने पढ़ा है। CO2, तो इसमें C क्या है? कार्बन है। ये पता था आप लोगों को? पता है, ये तो बहुत आसान सी बात है सभी को। यानी कि गैस में भी कार्बन है, कार्बन कोयले में भी है, कार्बन हीरे में भी है, कार्बन गैस में भी है। समझ गए? इसके बाद हम लोग चीनी खाते हैं, शुगर। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। C12 कार्बन के कितने एटम्स? 12 एटम्स। यानी कार्बन चीनी में भी पाया जा रहा है। जो चीनी हम लोग खाते हैं, जिसकी चाय बना के पीते हैं, उसमें भी क्या है? कार्बन है। यानी कार्बन वायु में भी है। CO2, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो CO2 बाहर एक्सहेल करते हैं, CO2 बाहर निकलता है। यानी गैस में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस में भी कार्बन पाया जा रहा है। कोयला एक ठोस के रूप में है, कोयले में, हीरे में कार्बन पाया जा रहा है। हम लोग चीनी खा रहे हैं, उसमें भी क्या दिख रहा है? कार्बन दिख रहा है। चीनी के अलावा हम लोग ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकॉन डी। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज, सुक्रोज, शुगर, इन सब में भी कार्बन पाया जा रहा है। यानी कि कार्बन का यूज तो हम लोग डेली कर रहे हैं। कार्बन के द्वारा बनी हुई चीनी से डेली चाय पी रहे हैं। यानी कि हमारे शरीर के अंदर एक फिक्स अमाउंट में कार्बन भी जा रहा है, कार्बन भी है। इसके अलावा बहुत सारे हम लोग फ्रूट्स खाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में मेन सब्सटेंस क्या है? कार्बन ही तो है। कार्बन सभी जगह फैला हुआ है, हर रूप में कार्बन है, और हम उसके सभी रूपों का उपयोग कर रहे हैं। उसका उपयोग करना इतना इम्पोर्टेंस रख रहा है कार्बन, तो उसके बारे में पढ़ना भी चाहिए।
उसके बारे में जानना है, क्या है कार्बन, कैसे ये काम कर रहा है, कैसे इतने सारे रूपों में पाया जा रहा है ये कार्बन। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इतना ही नहीं, कार्बन फ्यूल में भी होता है, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, मिट्टी का तेल, कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल होता है, इनमें भी कार्बन होता है। ये आपको पता था कि नहीं पता था? डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन। कैरोसिन क्या होता है? मिट्टी का तेल होता है। यानी फ्यूल के रूप में भी कार्बन पाया जा रहा है, लिक्विड स्टेट में भी पाया जा रहा है। इतना इंपॉर्टेंस रखता है कार्बन कि हम लोग हर रूप में कार्बन का यूज कर रहे हैं, तो उसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो वही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन क्या है, कैसे इनकी बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे कार्बन अलग अलग परमाणुओं के साथ जुड़ के कभी लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, कभी गैस के फॉर्म में आ रहा है, कभी सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, कभी चेंज होके डायमंड बन जाता है जो कि इतना कॉस्टली है। और ग्रेफाइट आप सभी ने देखा होगा, जो पेंसिल की नोक होती है, जो नटराज या अप्सरा वाली पेंसिल होती है, उनमें जो ब्लैक कलर की नोक होती है वो ग्रेफाइट। उसमें क्या होता है? उसमें भी कार्बन होता है, उसमें भी कार्बन ही तो पाया जा रहा है। यानी ग्रेफाइट में भी कार्बन है, हीरे में भी कार्बन है, यानी टोटल सभी जगह पे कार्बन पाया जा रहा है। इतना इंपॉर्टेंस रखता है, तो हमको इसको सीखना है कि ये क्या है। इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे, कार्बन क्या है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन कैसे काम करता है, क्यों इतने सारे एलिमेंट्स के साथ इतनी सारी स्टेट में फॉर्म कर रहा है कार्बन, कैसे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। आगे सीखते हैं कि कार्बन कहाँ पाया जा रहा है, कार्बन कहाँ पाया जा रहा है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक मास क्या होता है। कार्बन, इसका सिंबल क्या होता है? कार्बन का सिंबल होता है सी। सिंबल यानी कि प्रतीक। कहीं पे हमको कार्बन को दिखाना है तो हम किस सिंबल का यूज करते हैं? सी का यूज करते हैं। सी मतलब कि कार्बन। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, शायद अभी नहीं पढ़े होंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका पीरियोडिक टेबल है, तो उसमें आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ेंगे और उसमें समझेंगे कि कार्बन कहाँ पे पाया जा रहा है। ग्रुप और ब्लॉक में टेबल डिवाइड रहती है, यानी किस ग्रुप के कौन से ब्लॉक में कार्बन पाया जा रहा है, ये हम लोग उसमें बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। फिर भी आप समझ लीजिए, ग्रुप 14 ग्रुप में पीरियड, आवर्त, सेकेंड आवर्त में, और ब्लॉक कौन सा है? पी ब्लॉक। जो कार्बन को रखा गया है वो पी ब्लॉक में रखा गया है, 14 समूह पे सेकेंड आवर्त, 14 समूह पे ग्रुप 14 और सेकेंड आवर्त सेकेंड में रखा गया है। अभी शायद आपको ग्रुप, आवर्त, ब्लॉक इनके बारे में नहीं पता होगा, तो परेशान नहीं होना है, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि ग्रुप क्या है और आवर्त क्या है, ब्लॉक क्या है। ये एक फिक्स डाटा है, पता होना चाहिए आपको कार्बन के बारे में, तो इस वजह से बता दिया गया। इस डाटा के बेस में लर्न कर सकते हैं कि 14 ग्रुप होता है, सेकंड पीरियड होता है और पी ब्लॉक होता है। ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये इतनी बात समझे आप। और जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स को रखा गया है। पी ब्लॉक में अधातुओं को रखा गया है, यानी कि कार्बन क्या है? एक प्रकार का अधातु है। पी ब्लॉक में अधातुओं को ही रखा गया है। तो कार्बन के बारे में आपको इतनी जानकारी समझ में आई। लैटिन वर्ड कार्बो से बना हुआ है। कार्बो का मतलब होता है कोल, कोल यानी कि कोयला, और कार्बन को सी से इंडिकेट करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है ये देखिए हम। कार्बन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट्स नेम आप लोगों ने लर्न किए हैं सीक्वेंस से, लर्न किए हैं कि नहीं लर्न किए हैं? बिल्कुल लर्न कराए गए होंगे 8th में 9th में। ये आपको ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और लर्न करा देते हैं सारे टीचर्स, बहुत ही फोर्स करके डंडे मार मार के लर्न कराते हैं, लर्न करके आओ। तो लर्न है कि नहीं लर्न है? नहीं लर्न है तो उसको लर्न कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट भी है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। परमाणु भार, परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। कार्बन को C से इंडिकेट करते हैं, P ब्लॉक में रखा गया है, 14 ग्रुप में रखा गया है और सेकेंड पीरियड में रखा गया है। जैसे आप 14 ग्रुप सेकेंड पीरियड नहीं याद है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। P ब्लॉक जल्दी से पूछा नहीं जाता किस ब्लॉक में कार्बन रखा गया, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। कार्बन की इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखते हैं कि कार्बन कहाँ कहाँ किस फॉर्म में पाया जा रहा है। इसके बाद समझते हैं कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है। कार्बन मेनली 2 स्टेट में पाया जाता है, एक फ्री स्टेट और एक कंबाइन स्टेट। कार्बन कितने रूपों में पाया जा रहा है? 2 रूपों में, एक फ्री स्टेट और एक कंबाइन स्टेट। कार्बन दो रूपों में पाया जाता है, 2 फॉर्म्स में रहता है, एक फ्री स्टेट मुक्त अवस्था और दूसरा कंबाइंड स्टेट। संयुक्त अवस्था। कार्बन 2 रूपों में पाया जा रहा है, एक मुक्त अवस्था फ्री स्टेट और एक कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब जब कार्बन फ्री, केवल कार्बन अपने अणुओं के रूप में, यानी कि केवल कार्बन कार्बन के रूप में पाया जा रहा है, कार्बन के साथ दूसरा एलिमेंट ऐड नहीं है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन भी ऐड है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे स्टेट हो गई? कंबाइंड स्टेट हो गई। और फ्री स्टेट जब कार्बन केवल अकेला पाया जा रहा है, जैसे कोयला, डायमंड, ग्रेफाइट, यानी कि जब कार्बन के साथ और कोई एलिमेंट जुड़े हुए नहीं है तो उसे हम लोग बोलेंगे कि कार्बन फ्री स्टेट में है। जब कार्बन और किसी एलिमेंट के साथ और अन्य पदार्थों के साथ, अन्य यौगिकों के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग कहेंगे कि संयुक्त अवस्था में है, यानी दूसरों से जुड़े हुए अवस्था में पाया जा रहा है। जैसे चीनी C12H22O11, यहाँ पे हाइड्रोजन के 22 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के भी 11 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ये तीनों मिले हुए रूप में है, संयुक्त अवस्था में कार्बन है वहाँ पे। और फ्री का मतलब मुक्त स्टेट में, मुक्त अवस्था में, जैसे कोयला हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। समझ गए? मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था की बात समझ में आ गई। हीरा, ग्रेफाइट और संयुक्त अवस्था का मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। और आप लोगों को क्या पता है, क्या आप लोगों को पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन कितने % पाया जा रहा है? हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन कितने % पाया जा रहा है? और हमारे अर्थ क्रस्ट में जैसे कोयला है तो हमारी भूमि से ही तो निकाला जा रहा है, जमीन के अंदर से खोद के ही तो निकाला जा रहा है कोयला, यानी कि भूमि में कितना कोयला मौजूद है पता है आप लोगों को? भूमि में, भूमि के अंदर 0.02% कार्बन और एटमॉस्फेयर में, वायु में 0.03% कार्बन। यानी जो जमीन के अंदर कोयला पाया जा रहा है वो केवल 0.02% है। 0.02% में ही इतना ज़्यादा कोयला मिला जा रहा है।
और जो एयर है उसमें 0.03% कार्बन पाया जाता है। और जैसे जो कंबाइंड फॉर्म है, जो कंबाइंड स्टेट है, इसी कंबाइंड स्टेट में लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों स्टेट आ जाएंगी। इसी कंबाइंड स्टेट में कौन कौन सी स्टेट आ जाएंगी? लिक्विड फॉर्म में कार्बन, सॉलिड फॉर्म में कार्बन और गैस फॉर्म में कार्बन। लिक्विड का एग्जाम्पल जैसे फ्यूल हो गया, ईंधन, ईंधन यानी कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन। और सॉलिड फॉर्म का मतलब तो समझ ही गए। अब जैसे यहाँ पे हमने कहा सॉलिड फॉर्म, तो सॉलिड फॉर्म एक तो कोयले के रूप में पाया जा रहा है, तो जो कोयले के रूप में पाया जा रहा है वो तो मुक्त अवस्था है, वो तो डायरेक्टली कार्बन पाया जा रहा है। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये संयुक्त अवस्था की बात कर रहे हैं। संयुक्त अवस्था में भी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो इसमें सॉलिड किस रूप में? जैसे जो हम लोगों ने बात की चीनी की, तो चीनी किस रूप में है? चीनी सॉलिड में ही तो है, चीनी सॉलिड ही तो है, सॉलिड है लेकिन मुक्त रूप में नहीं पाया जा रहा, कंबाइंड फॉर्म में पाया जा रहा है। चीनी यानी कि चीनी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा C12H22O11, यानी कि हाइड्रोजन के 22 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 11 मॉलिक्यूल्स ऐड हैं, तब कार्बन भी है 12 मॉलिक्यूल्स कार्बन के भी हैं। यानी कि चीनी में जो कार्बन पाया जा रहा है ये है तो सॉलिड स्टेट में ही, लेकिन ये मुक्त अवस्था में नहीं है। कैसे है? कंबाइंड स्टेट में है, संयुक्त अवस्था में है। और गैस के फॉर्म में जैसे अभी हम लोगों ने बात की कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, और एक बहुत ही फेमस गैस है मीथेन गैस। नाम सुना है आप लोगों ने? मीथेन गैस का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? CH4 होता है। तो मीथेन गैस में भी कार्बन ही है। CH4, C क्या है? कार्बन है। जहाँ पे भी C दिख जाए वहाँ पे कार्बन है, कार्बन को ही तो C से इंडिकेट करते हैं। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई? इतना समझ में आया है? मतलब अब आपको ये समझ में आ गया कि कार्बन इन रूपों में पाया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, वैलेंसी कितनी होती है, और वो बॉन्ड कैसा बनाता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लोग बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी, संयोजकता। संयोजकता आप लोगों ने क्लास 9th में संयोजकता निकालना सीखा है, वैलेंसी निकालना सीखा है, लेकिन आता नहीं है। वैलेंसी निकालनी आती नहीं है आप सभी को। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। एटॉमिक नंबर 6 होता है। परमाणु मॉडल पढ़ा है, नील्स का परमाणु मॉडल, डाल्टन परमाणु मॉडल। उसमें हम लोग क्या करते हैं, बीच में न्यूक्लियर होता है, नाभिक होता है, उसके बाद ऐसे गोल गोल इनकी सेल्स बनी होती हैं, कक्षाएं बनी होती हैं। ये K है, ये L है, KLMN ये सेल होती हैं, और SPDF ये सब सेल होती हैं, उपकोष होता है। सेल क्या है, सब सेल क्या है, ऑक्टेट रूल, ये सब आप क्लास 12 की केमिस्ट्री में भी, क्लास 11-12 की केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, जहाँ पे आप लोग बहुत ही डीपली, बहुत अच्छे से इसको करना सीखेंगे। वैलेंसी निकालना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके ही हम वैलेंसी निकालते हैं। तो अभी आप हल्का फुल्का समझ लीजिए। सेल्स होती हैं KLMN, ये सेल होती हैं, और इनका जो ऑक्टेट रूल होता है वो होता है 2 8 8 18 32। यानी K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में अधिकतम 8 हो सकते हैं, M में 8 हो सकते हैं, उसके बाद 18 और फिर 32। 2 8 8 18 32। पहले कक्षा में केवल 2 होंगे, दूसरे में 8, उसके बाद तीसरे में भी 8, फिर 18, फिर 32। इस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। ये सेल की बात हो रही है। इसके बाद होते हैं सब सेल, उपकोष। सब सेल होते हैं SPDF। S में 2 इलेक्ट्रॉन,
p में 6, इस तरह करके हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो ये हमको याद रखना है, 2 8 8 18 32। इसका यूज करके हम संयोजकता भी निकाल लेंगे, वैलेंसी भी निकाल लेंगे। यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। 6 को अगर हम 2 8 8 में तोड़ें तो 2 हो जाएगा, 2 आ गया तो यहाँ पे कितने बचे, 4। यानी कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ वो क्या आया, 2 4, 2 और 4 आया। यानी कि K में कार्बन के में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और L में 4 हैं। K में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और L में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इतनी बात आप सभी को समझ में आई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है नहीं आता है, कोई बात नहीं, अभी आप केवल इतना समझ लीजिए, ये याद कर लीजिए KLMN ये सेल होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं 2 8 8 18 32। पहले में 2, K में 2, L में 8, M में 8, उसके बाद 18 और 32। इतने 18 और 32 इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 8 8 से ही आपका काम चल जाएगा। अभी तो केवल 2 और 8 से ही आपका काम चल जाएगा, 2 और 4 हो गया। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब 6 को हमको तोड़ना है, 6 इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग कक्षाओं में भरना है। K में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, L में कितने आएंगे, तो K में कितने हो सकते हैं अधिकतम 2, तो हमने 2 भर दिया। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन K कक्षा में चले गए, K सेल में चले गए, बचे कितने, 4 बचे। तो जो 4 बचे वो काहे में आएंगे, L में आएंगे, तो L में भी भर दिया 4। यहाँ तक की बात समझ में आई, इतनी बात समझ गए। यानी कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 2 हैं ये तो इसकी कक्षा पूरी हो गई, तो इसके आगे बात ही नहीं करेगा, ये ये कोई काम नहीं करेगा, कहेगा मेरी कक्षा पूरी हो गई, अब मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। आप लोगों ने अष्टक नियम पढ़ा होगा, ऑर्टेक थ्योरी पढ़ी होगी। सभी तत्वों के अंतिम उपकोष में अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये अष्टक रूल था, अष्टक नियम था। तो यहाँ कार्बन के पास अंतिम कक्षा में कितने हैं, 4 हैं। 8 होने के लिए 4 की कमी है अष्टक नियम पूरा करने के लिए, और जब तक अष्टक नियम नहीं पूरा होगा तब तक तत्व इधर उधर परेशान होता रहता है। सभी लोग रेस्ट चाहते हैं, उसी तरह एलिमेंट भी रेस्ट चाहते हैं। एलिमेंट को रेस्ट करने के लिए अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उनका अष्टक नियम पूरा होना चाहिए, तभी वो आराम कर पाएंगे। अगर अष्टक नियम नहीं पूरा है तो फिर वो आराम नहीं कर पाएंगे, यानी कि इधर उधर परेशान होते रहेंगे। तो उसी तरह कार्बन भी परेशान हो रहा है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अब इसको अष्टक नियम पूरा करना। कार्बन भी परेशान हो रहा है कि अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन कौन दे। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन या तो ये गेन करे या तो ये लॉस करे। 4 इलेक्ट्रॉन इसको कोई दे दे या ये किसी को दे दे 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहीं पे कहानी आके फंसती है। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अगर कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज माइनस चार्ज लगाना बात आती है, प्लस चार्ज प्लस आयन माइनस आयन। अगर कोई लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ग्रहण करता है, उस पर माइनस चार्ज आ जाता है।
तो प्लस चार्ज आ जाएगा, अगर ये लॉस करेगा, अगर गेन करेगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा। लेकिन समस्या ये आती है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन हो तो कोई दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन हो तब भी कोई दे दे, 4 इलेक्ट्रॉन देगा कौन? कोई इतना देना ही नहीं चाहता, कोई इतना देगा ही नहीं। यानी कार्बन को बहुत दिक्कत हो रही है, कार्बन क्या करे अब? तो कार्बन कहता है चलो ठीक है, अच्छा तुमको नहीं देना ना दो, हम साझेदारी कर लेते हैं। साझेदारी मतलब पूर्ण रूप से नहीं देंगे, तुम भी इस्तेमाल करो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, साझेदारी में काम कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा। शेयरिंग का मतलब आप सभी समझते हैं बहुत अच्छे से। शेयरिंग का मतलब मैं भी यूज कर रहा हूँ तुम भी यूज करो। जैसे शेयरिंग में हम एक पेन खरीद लें, 5 रुपए का पेन है, 3 रुपए तुमने दिए, 2 रुपए मैंने दिए, या 2.5 रुपए तुमने दिए, 2.5 रुपए मैंने दिए, 2.5 रुपए तुमने दिए, 2.5 रुपए मैंने दे दिए, और 5 रुपए का एक पेन लिया है ब्लू। जब मुझे काम है तो मैं लिख रही हूँ, जब तुम्हें काम हो तब तुम लिखो। यानी उसका यूज दोनों लोग करेंगे। वो पेन ना तो पूरा मेरा है ना तो तुम्हारा है, साझे में काम चल रहा है। यानी पूर्ण रूप से किसी को ना ही उसने इलेक्ट्रॉन किसी से ना तो लिए ना तो दिए, आपस में साझेदारी कर ली। तो जब साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉनों की तो वहां पे बनता है सहसंयोजक बंध। जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तब बनता है सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे की साझेदारी कर लेते हैं तो वहां पे बनता है सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का गेन करता है या लॉस करता है तो उसमें चार्ज आ जाता है, प्लस आयन या माइनस आयन, यानी तब बनता है आयनिक बॉन्ड। तब बनता है आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहे हैं, लॉस हो रहा है तो बनेगा आयनिक बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, बराबरी में काम चल रहा है, तुम भी यूज करो मैं भी यूज करूं, तो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। यानी कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। अष्टक पूरा करने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई देने वाला नहीं है। या तो कार्बन को कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसका अष्टक पूरा हो जाए, या तो कार्बन किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो बचाएगा अंतिम का, यहाँ पे 0 हो जाएंगे तो बचेगा अंतिम कक्षा। अंतिम मतलब ये पहली वाली कक्षा के है, के पूरी है, के में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं और के में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो फ्री हो जाएगा, रेस्ट कर पाएगा, आराम से रह पाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी को वो दे दे, खो जाए, तो ना तो कोई ले रहा है ना तो कोई दे रहा है, तो कह रहे हैं कि अब बराबरी में काम करते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। तो कार्बन कौन सा बंध बनाता है? सहसंयोजक बंध बनाता है। सहसंयोजक बंध कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। जब तत्व एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तब उनके बीच में सहसंयोजक बंध बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है। कार्बन कैसा बंध बनाता है? सहसंयोजक बंध बनाता है। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, कोई देने वाला नहीं, तो इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और सहसंयोजक बंध बना लेता है। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई? अब आगे देखिए। तो इतनी बात आप सभी समझ गए कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है, यानी कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉनों का लॉस या गेन नहीं कर पाता तो वो साझेदारी कर लेता है, शेयरिंग करता है और कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है।
इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। अब देखिए, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1 होता है। और KLm 2 8, K में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अधिकतम, और यहाँ पे हाइड्रोजन पास कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हाइड्रोजन क्या करता है कि 2 हाइड्रोजन अणु आपस में जुड़कर, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और ये दूसरे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आपस में जुड़कर ये H2 बना लेते हैं। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स जुड़कर, अब जैसे इस हाइड्रोजन की बात करें तो इस हाइड्रोजन के पास कितने हैं? एक इसका, एक ये और एक ये, 2। इस हाइड्रोजन के पास 2 और इस हाइड्रोजन के पास भी ये 2 बन गए। इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली कि तुम्हारा वाला मैं रखूं और अपना वाला भी मेरे पास है। मेरा जो हाइड्रोजन वाला 1 है वो तो मेरे पास है ही, और जो तुम्हारा है वो भी मैंने ले लिया। और केवल मैंने ले ही नहीं लिया, अपना दिया भी। तुम्हारा जो है वो तुम्हारे पास भी है और मेरा वाला भी तुम रखो। साझेदारी कर ली कि तुम भी इस्तेमाल करो और मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा भी तुम इस्तेमाल करो और अपना भी इस्तेमाल करो, और तुम्हारा भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और अपना भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी साझेदारी कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की और H2 बना लिया। 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने से हुआ क्या? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 है, संयोजकता 1 आई, यानी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ये दूसरे वाले हाइड्रोजन ने इसके साथ साझा कर लिया। सेम एज इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो इस हाइड्रोजन ने इसके साथ साझा कर लिया, यानी साझेदारी करके H2 बना लिया। और जैसे H2 बना तो ये अब आराम से रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं, क्योंकि K उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। साझेदारी करने से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी आराम करने के लिए, मुक्त अवस्था में रुकने के लिए अष्टक नियम पूरा होना चाहिए। K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसके पास अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि ये अब आराम से रुक सकता है। और हाइड्रोजन 2 अणुओं ने मिलकर H2 बना लिया। समझ गए? तो ये जो बिंदु जैसे दिखा के बनाए गए स्ट्रक्चर, इसे ही कह दिया जाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसे क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्या होता है? हम इलेक्ट्रॉनों को बिंदु द्वारा या क्रॉस चिन्ह द्वारा इंडिकेट करते हैं, बिंदु द्वारा या क्रॉस चिन्ह द्वारा इंडिकेट करते हैं, और फिर ऐसे गोला बना देते हैं। गोला बनाने का मतलब इसके हाइड्रोजन पास 1 था, 1 और चाहिए, तो ये मिला के गोला बन गया। मतलब अलग करके थोड़ा दिखा दिया जाता है। तो हाइड्रोजन जुड़ के H2 बन गया। तो ये हमने बताया क्यों? क्योंकि यही हाइड्रोजन अब कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। यही हाइड्रोजन अब क्या करेगा? कार्बन के साथ बंध बनाएगा। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है मुक्त, कार्बन के पास मुक्त 4 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के एक एटम के पास, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि चारों के साथ हाइड्रोजन के 4 अणु आके जुड़ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस इंडिकेट किया और कार्बन वालों को बिंदु से। कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी है। और हाइड्रोजन को क्या चाहिए? हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी है। यानी कि कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 1 आपस में साझेदारी कर लेंगे। पहले ये हाइड्रोजन वाले ऐसे साझेदारी कर लिए, ये उसके बाद कार्बन
हाइड्रोजन के सभी इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी कर लेगा। कार्बन हाइड्रोजन के एक एक सभी से साझेदारी कर लेगा। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं, हाइड्रोजन के पास 1 मुक्त है, यानी कार्बन को 4 चाहिए, हाइड्रोजन को 1 चाहिए। कार्बन का एक एक अलग अलग, कार्बन के चारों अलग अलग हाइड्रोजन के 4 एटम के साथ जुड़ जाते हैं। इसी चीज़ को हम अगर इंडिकेट करना चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन यानी कि CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन CH4। CH4 किसका फॉर्मूला होता है? मीथेन का फॉर्मूला होता है। बात समझ गए कैसे ये जुड़ते हैं, कैसे साझेदारी करते हैं? जो कार्बन होता है वो केवल हाइड्रोजन के साथ ही नहीं जुड़ता, बहुत सारे अलग अलग तत्वों के साथ, सभी के साथ जुड़ जाता है। किन किन के साथ जुड़ता है ये हम लोग बहुत ही अच्छे से एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। और इसी चैप्टर में आपका एक टॉपिक है IUPAC, वो भी पढ़ना है, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली IUPAC क्या है? कार्बन इतने सारे एलिमेंट के साथ अलग अलग जुड़ रहा है। कार्बन केवल हाइड्रोजन से नहीं, कार्बन खुद कार्बन से भी जुड़ जाता है। कार्बन खुद कार्बन के साथ भी बंध बनाता है। कार्बन और कार्बन जुड़ जाते हैं। जब कार्बन को कोई नहीं मिलता तो कार्बन खुद कार्बन के साथ जुड़ जाता है, आपस में जुड़ के बंध बना लेता है। तो इस तरह कार्बन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत ही बड़ा होता चला जाता है, बहुत ही नए नए तत्वों के साथ जुड़ता है, नया कुछ बना लेता है। तो इसीलिए फिर IUPAC नाम हम लोगों को भी पढ़ना रहेगा कि किसके साथ जुड़ेगा तो क्या नाम होगा इनका। ये सब चीज़ें हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो अभी आपको इतनी बात समझ में आई कि कार्बन हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, ये समझ में आया। ये इलेक्ट्रॉनों को ही इन बंधों के द्वारा इंडिकेट कर दिया गया है, बॉन्ड के द्वारा इंडिकेट किया गया है। बॉन्ड क्या है, कितने प्रकार के हैं, आइए इनको समझते हैं। जब कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, जब कार्बन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे तब बनता है सिंगल बॉन्ड। तब बनता है क्या? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को ऐसे इंडिकेट करते हैं। जब कार्बन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा हो तब बनता है सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे एक ही तत्व के साथ है डबल बॉन्ड। और जब कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे तब बनता है ट्रिपल बॉन्ड। जब कार्बन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा हो तो सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए एक लाइन। जब 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा हो तब डबल बॉन्ड। जब 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा हो तब ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये बात समझ में आई? या इसी चीज को हम कह दें, जब कार्बन कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे तब सिंगल बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करे तब डबल बॉन्ड। जब 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करे तो ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड यानी कि 1 लाइन, डबल बॉन्ड यानी कि 2 लाइन और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 3 लाइन। सिंगल बॉन्ड को पढ़ते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए पढ़ते हैं हम एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। इंग्लिश में एन, इन और आइन। एन, इन, आइन ये आपको अभी कम समझ में आ रहा होगा। जब अभी आप IUPAC स्टार्ट करेंगे तब उसमें आपको समझ में आएगा कि एन का मतलब क्या है, इन का मतलब क्या है, आइन का मतलब क्या है। अभी आप केवल नाम समझ लीजिए। सिंगल बॉन्ड है, अगर हम उनका नामकरण करेंगे तब सिंगल बॉन्ड के लिए एन का यूज करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन का, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन का। जैसे मेथेन पढ़ा है आपने, मेथेन क्या पढ़ा? मेथेन। एन पढ़ा, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड। और मेथेन की स्ट्रक्चर आपने बनाई थी अभी, तो ऐसे बना था, यानी कार्बन हाइड्रोजन से एक एक बॉन्ड बना रहा है। मेथेन, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड,
मतलब समझ गए अब। इन यानी कि डबल बॉन्ड, मेथीन कहें अगर हम। आयन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, मेथाइन। एक एग्जाम्पल से आपको एन इन आयन का मीन समझ में आया, समझ गए। उसके बाद ये एन इन आयन बने कैसे हैं? एल्केन से एल्कीन और एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से बने हैं एन इन आयन। एल्केन और एल्कीन, एल्काइन से ही एन इन आयन अलग कर लिए गए हैं। कैसे यूज किया? जैसे मेथेन में एन यूज है, उस तरह हमको इसका यूज करना होता है। आपको याद क्या रखना है? एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। और 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं आयन। सिंगल बॉन्ड में एल्केन का क्या फार्मूला होता है? एल्कीन का क्या फार्मूला होता है? एल्काइन का फार्मूला क्या होता है? इसको देख लीजिए। अभी आप केवल फार्मूला देख लीजिए, फिर फार्मूले में मान कैसे, फार्मूले का यूज क्या है, क्या कैसे करना है, वो आप लोग समझेंगे। तो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+1। एल्कीन का होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n-2। एल्केन का CnH2n+1, CnH2n और CnH2n-2। ये फार्मूला भी हो सकता है आपको ना समझ में आया हो कि ये क्या है, CnH2n ये क्या है, तो इसमें परेशान ना होइए। अभी केवल इसके दर्शन कर लीजिए, देख लीजिए कि ये भी कोई फार्मूला है, क्या है ये, कैसे इनका यूज करना है, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तब बनता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त कार्बन, असंतृप्त कार्बन क्या होता है, ये सब आप पढ़ेंगे। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब जब कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड बन रहा हो तो वो सैचुरेटेड कार्बन है। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा हो तो वो अनसैचुरेटेड कार्बन है, असंतृप्त कार्बन है। जब सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो संतृप्त, सैचुरेटेड है। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड है। संतृप्त कार्बन, असंतृप्त कार्बन की बात थोड़ी समझ में आई। सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो सैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं? कार्बन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है तो डबल बॉन्ड, एक साथ 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड। इतने ही करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आए आप सभी को? आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, मेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स। IUPAC नाम के बारे में पढ़ेंगे, IUPAC कैसे करना है, कौन कौन अन्य तत्वों के साथ कार्बन बॉन्ड बना रहा है, और कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु संरचनाएं सीखेंगे जो पेपर में एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे ऑक्सीजन की हो गई बिंदु संरचना। बिंदु संरचना का मतलब जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को बिंदु या क्रॉस के रूप में इंडिकेट करते हैं, कैसे वो शेयरिंग करता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं हैं, उनको भी आपको करा दी जाएंगी जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इतनी बात आप सभी को समझ में आई।